हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी किंग्स और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बीच में। तो ये है एलिमिनेटर या एलिमिनेशन फाइनल, आप जो भी बोल लो। ये मैच सिडन पार्क हैमिल्टन में होने जा रहा है, जो कि इस मेंस वाले मैच के लिए तो न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन वोमेन वाले मैच में क्योंकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सेमीफाइनल तक मतलब एलिमिनेटर तक पहुंची है, तो उनके होम एडवांटेज के लिए ये चीज़ हुआ है। हर सीज़न में ये मतलब ऑल्टरनेट होता रहता है। एक सीज़न में मेंस वाले मैच में जो एलिमिनेटर होते हैं उस हिसाब से होम वेन्यू डिसाइड होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली मेंस और वोमेंस दोनों मैच ही होते हैं। और एक सीज़न में मतलब अगले वाले सीज़न में वोमेन वाले मैच के हिसाब से होता है। जैसे इस सीज़न में वोमेन वाले मैच के हिसाब से हो रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ऊपर रह के उन्होंने ख़त्म किया है, दूसरे स्थान पे रह के उन्होंने ख़त्म किया है लीग स्टेज में, तो इसीलिए नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और तीसरे स्थान पे ख़त्म करने वाली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच में मैच होने जा रहा है वोमेन क्रिकेट में। उसी हिसाब से वेन्यू डिसाइड हुआ है इस फिक्सचर के लिए, जहाँ पे मेंस वाले टीम्स को भी मैच खेलना पड़ रहा है। अभी ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं मेंस क्रिकेट के लिए इस मैच में, ठीक है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 सालों में वेलिंगटन ने कोई मैच खेला ही नहीं है इस वेन्यू पे। T20 की अगर मैं बात करूँ तो कैंटरबरी ने जो 3 मैचेस खेले हैं उनमें से 2 मैच था फाइनल या 1 मैच था फाइनल, ऐसा कुछ था, और बाकी 3 मैच उन्होंने खेला है जहाँ पे भी बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं खेले थे। तो वेन्यू को लेके इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी कम है इस मैच के लिए, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, और हेड टू हेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको याद है तो लास्ट मैच मतलब दोनों ही टीमों ने जो लास्ट मैच है एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खेला था, जहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल करा था और उन्होंने अपना जगह पक्का किया था, ठीक है। लेकिन अभी वेलिंगटन के टीम में काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स की वापसी होने जा रही है। देखना पड़ेगा कि उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, और क्या कैंटरबरी जो अपने स्पेशली बॉलिंग के साथ जो उनका मोमेंटम चल रहा है उसको बरकरार रख पाते हैं या नहीं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो कैंटरबरी 3-2 से आगे चल रही है। ऑब्वियसली लास्ट मैच जो उन्होंने जीता था उसके बाद वो आगे हो गए हैं इस फिक्चर में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो हमें क्या देखने मिलता है इस फिक्चर में, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही ये मैच हमने डिस्कस करा था। ऑब्वियसली तब वो मैच वेलिंगटन में था तो हमने वेलिंगटन वाले मैच को ज़्यादा फोकस में रखा था। लेकिन अब ये न्यूट्रल वेन्यू पे होने जा रहा है तो वेन्यू से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और क्योंकि रिसेंटली ही हमने इस मैच के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा था, तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बस ऊपर से समझाने की कोशिश करूँगा क्या क्या है, क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं जो हमें बतानी है स्पेशली वेन्यू के बारे में। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में हेड टू हेड तक हमको वेन्यू का कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं जो कि बाकी फिक्चर में मिलता है, ठीक है। तो देखो, ये पहला मैच है और 2022 का, और यहाँ पर भी एक एलिमिनेटर हुआ था। तो ये लास्ट टाइम था जब ये दोनों टीमें ही खेली थी एलिमिनेटर पे। वेलिंगटन ने बना था 190। करंट स्क्वाड में आपको कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल दोनों दिख जाएंगे। कॉनवे के रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, खेले नहीं है वो ज़्यादा ऑब्वियसली, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। हेनरी के भी वापसी होने जा रहे हैं। कैंटरबरी ने चेस कर लिया था जहाँ पर बॉवेस हैं, इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और लास्ट कुछ मैचेस में इन्होंने अपना फॉर्म भी दिखाया हुआ है थोड़ा बहुत। यंग हस्बैंड विकेट्स में वैन बीक और रविंद्र भी वापसी कर रहे हैं। कैंटरबरी ने हालांकि एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में यहाँ पे मैच जीत लिया। अगला मैच ये क्राइस्ट चर्च में हुआ, ये कैंटरबरी का घर था, और ये आखिरी टाइम है जब ये दोनों टीमें एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेली है। न्यूट्रल वेन्यू अलग था, ऑब्वियसली टाइम भी अलग था, लेकिन ये भी एलिमिनेटरी था और ये भी न्यूट्रल वेन्यू था। तो वहाँ पे एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ जहाँ पर मेजर परफॉर्मर्स कॉनवे, ब्रेसवेल, हेनरी, बॉवेस और यंग हस्बैंड हमें देखने मिले थे जो करंट स्क्वाड में है। अच्छा, यहाँ पर एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ मैककॉनकी के स्कोर से। रविंद्र फिर से बॉलिंग पे आ रहे हैं यंग हस्बैंड के साथ, दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। बाकी वैन बीक, नेथन स्मिथ पे परफॉर्मेंस है। वेलिंगटन ने इस बार चेस कर लिया, फिर से चेसिंग टीम जीती। ओवर आउट के और नट्टल अवेलेबल नहीं है, और केले के कुछ स्कोर्स हैं। अगला मैच जो वेलिंगटन पे हुआ, जहाँ पे लास्ट मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी वेलिंगटन ने। नेथन स्मिथ के स्कोर्स, टॉम ब्लंडल जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, इस सीजन में भी उन्होंने 1 रन बनाया था जो एक मैच उन्होंने खेला था इनके अगेंस्ट में। ओवर आउट के वापस से 3 विकेट्स। बाकी फुल्क्स, मैकेंजी जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे इस टीम के अगेंस्ट में, लास्ट मैच में भी हमारे पंट थे और उन्होंने 2 विकेट निकाला था, लेकिन अभी ये स्क्वाड में नहीं है ऑब्वियसली बड़े नामों के बीच में, लेकिन है इनके रिकॉर्ड्स। बाकी नट्टल भी नहीं है। कैंटरबरी ने इस बार चेस कर लिया, फिर से चेसिंग टीम जीती, जहाँ पे बॉवेस, फुल्स के यहाँ पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस थे, और बाकी रविंद्र और नेथन स्मिथ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रविंद्र के बॉलिंग से नाम आया है कुछ बार, बैटिंग से अभी तक नहीं आया है। लास्ट 2 मैचेस की बात करें इंक्लूडिंग ये इस सीज़न के ही मैचेस हैं वैसे। पहला मैच क्राइस्ट चर्च में हुआ, वेलिंगटन ने बनाया था 184। ये पहली दफ़ा है जब और इस सीज़न में ही ऐसा हुआ है जब चेजिंग टीम नहीं जीती। उसके पहले तक हमने जो 3 मैचेस देखे हैं उन तीनों ही बार चेजिंग टीम ने जीत हासिल करा है, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में भी। यहाँ पे क्या हुआ था, रॉबिन्सन ने धुआं भर दिया था जो अवेलेबल नहीं है। केली के स्कोर्स,
बाकी मैकेंजी जैसे मैंने बताया था 3 विकेट यहाँ पे थे, उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट, उसके अगले मैच में भी 2 विकेट, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी ओवर आउट के तो कंसिस्टेंटली विकेट ले ही रहे हैं फिक्चर में फुल्स के साथ। कैंटरबरी चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर लेथम निकोल्स जिनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं इस टीम के अगेंस्ट में, ज़्यादा वो भी नहीं खेले हैं, लेकिन जब भी खेले हैं उनके रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं। रिपन के परफॉर्मेंस है। वैन डीक, माइकल ब्रेसवेल और यंग हस्बैंड यहाँ पे आ रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ था इस बार भी चेजिंग टीम जीत नहीं पाई, हालांकि एक टाइम तक लग रहा था शायद जीत सकते हैं वेलिंगटन, लेकिन अंत में जाके वो नहीं हुआ। कैंटरबरी ने बना था 178, फिर से लेथम बॉयल और निकोल्स के रन आपको देखने मिल जाते हैं। ये दोनों इस सीज़न में जो लगातार 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जनरली दोनों ही आपको समझ आ सकता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलते नहीं हैं, लेकिन इस सीज़न इनको मौका मिला दोनों मैच खेलने का, और दोनों ही मैच में बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ही मैच में इन्होंने रन बनाए, और बाकी बॉवेस के भी रन थे। और कल के मैच में तो लेथम एनीवेज डिफॉल्ट कीपर होने वाले हैं, क्योंकि और जो 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है मिचेल हैं जो कल के मैच में नहीं भी खेल सकते हैं, और अगर खेले भी तो काफ़ी नीचे बैटिंग आते हैं, और दूसरे तो मैकलाफ्लन जो थे वो भी नहीं है, तो एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलिंगटन ने यहाँ पर चेज नहीं किया। सेवेरिन जो पहला मैच खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्मेंस इनका था। बाकी केरी के कुछ स्टार्ट्स, ब्रेसवेल के परफॉर्मेंस है, ब्रेसवेल अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस पिक्चर में, बड़े स्कोर्स भी हैं, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस है। और वैन वीक के यहाँ पे 2 विकेट के बाद 20 रन भी थे। बाकी मैकेंजी, फॉल्स, ओवर आउट का इनका परफॉर्मेंस हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाल के रखे हुए थे माइकल रे के साथ, और रिपन के 1 विकेट। तो अभी तक हमें जो देखने मिल रहा है, देखो यहाँ पे लो स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं हुआ। ये एक इनिंग्स था जहाँ पर 132 आप इसको लो स्कोर कह सकते हो, और यहाँ पर एक बार 148 बना। नहीं तो लो स्कोरिंग एनकाउंटर भले ही नहीं हो, लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग भी नहीं है। 190 191 हो गया था पहला मैच जो हमने देखा, और जो कि एक एलिमिनेटर भी था वैसे तो वो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था जो लास्ट एलिमिनेटर था दोनों टीमों के बीच में। और इस सीजन का जो पहला मैच था हमने वहाँ पे 184 बनते हुए देखा था। नहीं तो मिड रेंज या उसके ऊपर वाले ही मामले यहाँ पे चल रहे हैं रन्स के मामले में, बहुत कम स्कोर यहाँ पे बने नहीं हैं। कुछ प्लेयर्स के हमने परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देखे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कॉन्सिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। कैंटरबरी की तरफ से इसी दिन में हमने लेथम और निकोल्स का नाम देखा है जो ज़्यादा नहीं खेले हैं। उसके पहले जो कॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स में से थे, पुराने प्लेयर्स में से, वहाँ पर हमने बॉवेस का नाम देखा था। वेलिंगटन की तरफ से हालांकि केली के कुछ नाम हमने देखे हैं जो ऑब्वियसली अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं। यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल का नाम देखा है। बाकी अगर हम बैटिंग से बात करें तो करंट स्क्वाड में तो उतना कुछ खास कंसिस्टेंट किसी का हमें नहीं दिखा है। बॉलरों में से बात करें तो कैंटरबरी की तरफ से ज़्यादा बॉलर्स हमें नहीं देखने मिलते हैं। ओवर आउट का आप कुछ हद तक कह सकते हैं उनकी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। ऑब्वियसली वो नए बॉलर हैं, पिछले 1-2 सीजन में उनका नाम आया है, और फुल्स के भी कुछ नाम आए हैं। लेकिन वेलिंगटन की तरफ से यंग हस्बैंड, नेथन स्मिथ, ये ज़्यादा नाम आए हैं। रविंद्र के भी नाम बॉलिंग से ज़्यादा आए हैं बैटिंग से। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बता सकते थे। और ऑब्वियसली इस ग्राउंड पे तो कोई मैच हुआ नहीं है इस दोनों टीमों के बीच में, तो यहाँ पे हम और कुछ फोकस नहीं कर सकते। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। अच्छा, इसके बारे में समराइज़ करवा दें तो जो 2 नाम आपको देखने मिलते हैं कैंटरबरी की तरफ से, मैंने अभी बताया, बॉवेस और निकोल्स। इस सीजन में भी उन्होंने 2 मैच खेल के एक 50 और एक 40+ का स्कोर बनाया, औसत बढ़िया है। ब्रेसवेल के भी अच्छे हैं। ब्रेसवेल बीच में खेले नहीं थे, लेकिन जब भी उन्होंने खेला है कुछ परफॉर्मेंसेस उनके भी हैं। लास्ट मैच में भी अगर आप नोटिस करोगे तो उनके रन थे 33, बॉलिंग से विकेट नहीं था। और सेकेंड लास्ट मैच में जो भी इसी दिन का मैच था वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, बैटिंग से कुछ खास नहीं था। तो दोनों ही मैच में 50+ पॉइंट तो उनके खाते में रहे हैं। बॉलिंग पे खास कुछ नहीं है, बॉलिंग क्योंकि दोनों ही टीमों की बदलती रहती है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि वेलिंगटन ने पिछले 5 सीजनों में सुपर स्मैश में कोई भी मैच इस ग्राउंड पे नहीं खेला है। ये ग्राउंड है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का घर, अभी मैंने आपको बताया। और उनके अगेंस्ट में अगर कोई मैच यहाँ पे होना भी होगा तब भी बारिश की वजह से वो मैच धुल गया होगा, ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उनको खेलने का मौका नहीं मिला है। कैंटरबरी को पिछले 5 सीजनों में 3 मैच खेलने का मौका मिला है। मैं वो 3 मैच दिखा देता हूँ। रेलिवेंट कितना होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ है नहीं हुआ है, आप उस हिसाब से अपने सिलेक्शंस कर सकते हो। अच्छा, लेकिन फोर्थ ट्रॉफी में वेलिंगटन के हमें कुछ मैचेस देखने मिले हैं इस ग्राउंड पे, और कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखने मिली है। मैं उनके बारे में बात करूंगा, अभी के लिए सुनते रहना। तो 3 मैचेस हैं। पहला मैच इस सीजन में एक मैच हुआ था कैंटरबरी और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बीच में, 228 बनाए थे कैंटरबरी ने। बॉवेस, लेथम, ये नाम हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। बाकी जेकॉब्स का फिनिशिंग यहाँ पे था, पेसर्स का अपर हैंड। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को बहुत पहले रोक दिया था। ओवर आउट का बहुत बार नाम आ चुका है इनका। माइकल रे, रिपन, मैकेंजी के भी रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ये परफॉर्मर्स इस मैच में थे।
उसके पहले वाले मैच पर जो था ये था 2022 का मैच। यहाँ पे हालांकि मैककॉनकी की बॉलिंग हमें देखने मिलती है, जो नहीं ज़्यादा बॉलिंग कराते। शिपली मिशेल नहीं है। कैंटरबरी की बैटिंग से भी हमें मैककॉनकी देखने मिलते हैं, हेनरी देखने मिलते हैं। बैटिंग से, बॉलिंग से उनके विकेट्स नहीं थे। पेसर्स से स्पिनर्स ने थोड़ा ज़्यादा विकेट निकाला था, इसके बारे में बात मैं करता हूँ आगे। और लास्ट मैच जो हमें मिलता है 2021 का मैच मिलता है, यहाँ पे भी मैककॉनकी के स्कोर्स थे, पेसर्स का अपर हैंड और नट्टल मिशेल के विकेट्स थे, जहाँ पे भी मतलब कैंटरबरी जीत नहीं पाई थी। इसी सीजन में उन्होंने जीत हासिल करा था, नहीं तो उसके पहले तक बड़े बड़े हार जिनसे वो हार रहे थे। अच्छा, जनरली सेडनबर्ग हैमिल्टन से हमें जो उम्मीद करना चाहिए, रन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। ये जो 228 आप देख रहे हो, ये शायद हर रोज़ ना बने, लेकिन हाँ रन बनते हैं। 180 प्लस आप उम्मीद रख सकते हो, 180 प्लस 190 प्लस से यहाँ पे डिफेंड करा भी जा सकता है। जो मेजर बात है बॉलिंग के बारे में, अगर मैं वो बताने की कोशिश करूँ तो लेग स्पिनर्स आप यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। दोनों टीम में ही लेग स्पिनर है। कल के मैच में यंग हस्बैंड तो एक टीम में रहते ही हैं, दूसरे टीम में भी इस शोधी की वापसी होने जा रही है, जिनका एक टाइम पे ये होम ग्राउंड भी था, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर वो बहुत टाइम तक खेले हैं। और लास्ट टाइम ये जो मैच हुआ था ना, यहाँ पे जो 6 विकेट्स आप देख रहे हो स्पिनर्स के, इनमें से 3 या 4 विकेट्स इस सोधी के थे, ठीक है। तो इस सोधी को यहाँ पे विकेट्स उनको मिले हैं पास्ट में। एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हो, ऐसे स्पिनर्स जो स्ट्रेटर लाइन से बॉलिंग कराते हैं, स्पिन उतना नहीं कराते हैं, पेस वैरी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे काम है। ऐसे स्पिनर्स अगर आप ढूंढने जाओगे तो दोनों टीमों में से आपको विलिंगटन की तरफ से माइकल ब्रेसवेल मिलेंगे। रविंद्र भी कुछ हद तक है, रविंद्र को कितना बॉलिंग मिलेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन माइकल ब्रेसवेल को आप कंसीडर कर सकते हो। और कैंटरबरी की तरफ से अगर आप देखने जाओगे तो मैककॉनकी एक ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो बॉलिंग अभी ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वो बॉलिंग कराएं तो कुछ काम पे आ भी सकते हैं। उनके बैटिंग से तो थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज यहाँ पे हैं, 3 में से 2 बार तो उन्होंने बैटिंग से रन बनाया है, बराबर। तो ये हैं चीज़ें। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो मुझे फोर्थ ट्रॉफी से देखने मिली है, स्पेशली विलिंगटन के बारे में, क्योंकि विलिंगटन का कोई इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से रिलेटेड इस फॉर्मेट में तो नहीं है। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो रविंद्र और कॉनवे दोनों कल के मैच में आने वाले हैं और दोनों ही मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे। लाइनअप तो आपको वैसे मिल भी जाएगा, तो उसको लेकर टेंशन नहीं है। उसके बाद निक केली, अब्बास, ब्रेसवेल, सेवेरिन अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि उनको अगर बाहर कर दिया जाए। वैसे भी मुझे नहीं लगता अगर वो खेलेंगे भी तो ओपनिंग करने का मौका मिलेगा इतने बड़े नामों के बीच में। लेकिन वही है कि लास्ट मैच उन्होंने परफॉर्म तो करा था ओपनिंग पे, देखना पड़ेगा क्या करा जाता है इनके साथ। मिडिल ऑर्डर में हालांकि और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होता है। उसके बाद नेथन स्मिथ, वैन बीक, यंग हस्बैंड, मिलने और बेन सीयर्स। इनमें से जिन जिन प्लेयर्स की मैं बात करना चाहूँगा, कॉनवे रिसेंट टाइम्स में इनका फॉर्म थोड़ा सा डाउन तो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। डोमेस्टिक में ज़्यादा वो नहीं खेले हैं और एक आध 2 मैच उन्होंने खेला था, वहाँ पर उन्होंने नहीं बनाया था। रविंद्र विद द बॉल तो उन्होंने काम करा है, और फोर्थ ट्रॉफी में जब वो खेले हैं जो कुछ मैचेस में उनको हमने देखा है, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। और एनीवेज इन दोनों को सभी लेने वाले हैं अपनी टीम में, तो मेरे ख्याल से आपको भी लेना चाहिए। निक के लिए थोड़े बहुत रन्स हैं उनके, कॉन्सिस्टेंटली तो नहीं है लेकिन थोड़े रन्स हैं। अभी इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनकी बॉलिंग काम पे आने चाहिए। यहाँ पे एक आध विकेट की मैं उम्मीद फिर भी रख रहा हूँ, और बैटिंग से तो रिकॉर्ड अच्छे हैं ही। नेथन स्मिथ, वैन बीक, यंग हस्बैंड, इन तीनों में से ये फिर से यंग हस्बैंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और नेथन स्मिथ, वैन बीक में से किसी एक को आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों का हम कभी भी उस तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ऑलराउंडर सेक्शन में तो आपको ज़्यादा जैम फेस करना नहीं पड़ेगा शायद कल के मैच में, लेकिन ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैन बीक ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करा था, और ओवरऑल इस फिक्चर में वैन बीक बेहतर दिखे हैं। एडम मिलने, बेन सीयर्स, एडम मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, नाम बड़ा है ऑब्वियसली। जिस बॉलर की तरफ लोग शायद नहीं देखे कल के मैच में बड़े बड़े नामों के बीच में, वो है बेन सीयर्स। बेन सीयर्स के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड रहते हैं ओवरऑल नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, और क्योंकि ये ग्राउंड है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का घर, तो यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। जब भी उन्होंने खेला है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं। अभी ये जो स्टैट है, ठीक है, फोर्थ ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर स्टार तो नहीं है ये। इसलिए भी सक्सेसफुल वो हो सकते हैं कि सामने वाली टीम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट थी, या इसलिए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं कि उनको कंडीशन से बहुत हेल्प मिला। दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन स्टैट ये है कि उन्होंने जो 3-4 मैचेस खेले हैं, 10-11 विकेट्स उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं फोर्थ ट्रॉफी में, जहाँ पे 10 ओवर की बॉलिंग होती है, आपको अगर नहीं पता हो तो, लेकिन विकेट्स तो हैं उनके जो बताया जा सकता है, बराबर। यहाँ से बात करें तो अच्छा, यहाँ से वेलिंगटन के होकर तो हमारे लिए जो कोर बनेगा उस पर जो प्लेयर्स रहेंगे, कॉनवे, रविंद्र, ब्रेसवेल और यंग हस्बैंड, ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा हम जिन प्लेयर्स को कंसीडर करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लेना, वैन बीक,
इस फिक्चर में बेहतर रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, ठीक है। बाकी नेथन स्मिथ को मैं ड्रॉप करने का सजेशन तो नहीं दे सकता कि ड्रॉप कर दो, लेकिन रिकॉर्ड्स बेहतर हैं वैन बीक के। बैटिंग से केली हमारे लिए ऑप्शन बन जाते हैं और बेन सीयर्स, ठीक है। 4 प्लेयर्स के कोर के बाद ये हमारे ऑप्शंस हैं। बात करते हैं कैंटरबरी की तरफ से, तो बॉवेस का आपने रिकॉर्ड देखा, लेथम निकोल्स आपके लिए हो जाते हैं। लेथम रिसेंट टाइम्स में अच्छा भी कर रहे हैं और इनके पास अच्छी बात यह है कि ये टाइम लेके खेलते हैं। कभी कभी ये बैकफायर भी कर जाता है T20 में, लेकिन ये कुछ ना कुछ टाइम तो बिताते ही हैं। अब इनको शायद बहुत कम ही ऐसा होगा कि 5-6 गेंद खेल के इनको आउट होते हुए देख जाओ। उसके बाद मिचेल हे खेल सकते हैं या बेवन जेकब्स, दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करना अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ड्रॉप तो होना ही पड़ेगा। मिचेल हे ड्रॉप होंगे अगर तो लेथम कीपिंग भी करेंगे, और बेवन जेकब्स का तो रोल वैसे ही फिनिशर के तौर पे आ रहा है तो वो हो सकता है। मुझे हाईली लग रहा है कि मिचेल हे को ड्रॉप करा जाएगा। इसके पहले भी जब इंटरनेशनल प्लेयर्स की भीड़ लगी थी मिचेल हे को ड्रॉप करा गया था, इस बार भी ये हो सकता है। और बेवन जेकब्स का रोल जो फिनिशर के रूप में वो बढ़िया कर रहे हैं, उनको वहाँ पर स्टिक रखा जाएगा। उसके बाद मैककॉन की है, अगर मिचेल हे ड्रॉप्ड होते हैं तो मैककॉन की एज ए बैटिंग ऑप्शन बहुत उनका प्रमोशन हो सकता है। माइकल रिपन, काइल जेमिसन की वापसी होने जा रही है। इनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैं इनको डोमेस्टिक सर्किट में खेलता हुआ दिख रहा हूँ। उसके बाद फॉल्क्स, हेनरी, ओराउट, इससे थी। इनमें से जो हमारे टीम में होंगे, जो कोर हमारा बनाएंगे, वो है निकोल्स, ईस्ट सोधी, ओराउट का, और यहाँ से बॉवेस और लेथम में से किसी एक को ले लेना। मेरे ख्याल से लेथम को लेना ईजियर होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा कोर यहाँ पे बन गया। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर मैं फोकस करने को कहूँगा, बॉवेस और लेथम में से आपने जिसको छोड़ा वो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं। रिपन, लोग इनके तरफ बहुत कम देखेंगे, लेकिन याद रखना ये बहुत ही यूनिक एंगल ब्रिंग करते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन का, और सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है जिनको वो तंग कर सकते हैं। सामने अगर आप नोटिस करोगे 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, माइकल ब्रेसवेल को लेकर 4, तो एक तंग करने का जो है तकनीक इनके पास हो सकता है। बाकी बैटिंग से थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। और बाकी मैट हेनरी, जिनको मैं कभी भी ड्रॉप करने का सजेशन नहीं देता, हालांकि बहुत बढ़िया कुछ तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं, तो वो एक आपके लिए एडेड एडवांटेज है। रिपन लेकिन मेरे ख्याल से एक लेग स्पिनर है और वो चीज़ इनके सपोर्ट में जा सकता है, और इनका जो एंगल है वो काफ़ी सपोर्ट कर सकता है इनको, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। ये एक नोटिस करने वाले प्लेयर हो सकते हैं जिनको शायद लोग कम देखें। बेंच पे टैशकॉप, जॉनसन हो सकते हैं। ये टैशकॉप, जॉनसन और वहाँ पे सेवेरिन, इन तीनों में से कोई एक ही खेलेगा, वो आपको लाइनअप आने बाद पता चल जाएगा। कैंटरबरी की तरफ से माइकल रे मुझे लगता है बाहर जा सकते हैं। हालांकि जिसको भी ड्रॉप करो बॉलरों में से वो अनफॉर्चुनेटली होगा, लेकिन ऑलरेडी हेनरी और वहाँ पे जेमिसन की इंक्लूशन होने वाली है। और एंगस मैकेंजी को तो वैसे स्क्वाड से ही बाहर कर दिया है, तो मुझे लगता है कोई एक डोमेस्टिक बॉलर तो बाहर जाने वाला ही है, चाहे वो माइकल रे हो या कोई और हो। और बेहतर मुझे लगता है माइकल रे को बाहर करना ही है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस सबसे कम रहा है। विकेट उन्होंने भले ही लिया हो, बहुत इकोनॉमिकल नहीं रह पाए हैं, और क्रिटिकल ओवर्स में विकेट निकालने की बारी आई तो वहाँ भी वे पीछे ही रहे हैं, जहाँ पर ओराउट और फुल्क्स ये आगे रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है माइकल रे बाहर हो सकते हैं। कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें तो वैन बीक का परसेंटेज अभी ज़्यादा है नितिन स्मिथ के साथ, लेकिन आपको पता होगा रविंद्रा और कॉनवे खेलेंगे तो इनके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो टॉप 4 में यही आ सकते हैं वेलिंगटन की तरफ से, वैन बीक, रविंद्रा, ब्रेसवेल, कॉनवे। उसके बाद नेथन स्मिथ और मिल ने नाम के बेसिस पे, ठीक है। बाकी यंग हस्बैंड का तो मैंने बता ही दिया, लेग स्पिनर है क्योंकि, और बेन सीयर्स के लॉन्गर फॉर्मेट्स में रिकॉर्ड अच्छे हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पे वो रिपीट कर पाते हैं या नहीं। यहाँ से लेथम और निकोल्स इनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे। कैंटरबरी की तरफ से जिन प्लेयर्स का इंक्लूशन होने जा रहा है उनको शायद लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, जैसे कि जेमिसन और हेनरी, लेकिन टीम में शायद सभी रखेंगे। उसके बाद हेनरी और ओराउट का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या पता बड़े नामों के बीच में लोग फिर से इनको इग्नोर करें, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है, स्पेशली शुरुआती बॉलिंग पे जो शिपली काम करते थे वो काम ओराउट ने करा है इस सीजन में। उसके बाद बॉवेस, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फॉर्म दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और सोदी और जेमिसन बॉलिंग से आपके लिए ऑप्शन बन जाते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये मैच काफ़ी रिस्की हो सकता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं उन साइड्स के लिए, क्योंकि क्या है, देखो आपके पास 2 कीपर हैं। मैं सोच रहा था कॉनवे को बैटिंग में देख रखा है, लेकिन कॉनवे कीपिंग में है, तो लेथम और कॉनवे दोनों ही देने लायक है, ठीक है। कॉनवे का थोड़ा फॉर्म डाउनवर्ड ज़रूर गया है, लेकिन ऑब्वियसली जो किस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, आप चाहे स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क ना भी लो। बैटिंग सेक्शन में 3 मेरे ख्याल से सही ऑप्शंस हैं। बैटिंग फर्स्ट में आप अब्बास और केडी में से किसी एक को देख सकते हो, और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा तो तीनों को लेके एनीवेज जा सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराउंडर में से मैंने इन तीनों को रखा है, वैन बीक, रविंद्रा और ब्रेसवेल, ठीक है।
रविंद्रा की बॉलिंग काम पे आ सकती है। बैटिंग से कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं है, लेकिन बॉलिंग की वजह से मैंने रखा है। रिपॉन्ड मेरे लिए बहुत बड़े पंट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में ऑलराउंडरों में से जो लोग जिनको ड्रॉप करेंगे और ऑलराउंडर के ऑप्शनों में से उनमें से रविंद्रा का एक नाम ज़रूर आएगा। मैककॉन की मैं कंसिडरेशन नहीं रख रहा, बैटिंग से थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉलिंग क्योंकि वो उतना नहीं करा रहे तो इसीलिए रख पाना मुश्किल है। बॉलरों में से मैंने इन तीनों को रखा है, यंग हस्बैंड, हेनरी और ओराउड का। चौथा बॉलर अगर आपको देखना है तो सोधी, पांचवा बॉलर देखना है तो सीयर्स। ये कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको देखना है। अभी अब रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे आप क्या कॉम्बिनेशन बनाते हो, मतलब 2 कीपर लेते हो या 4 ऑलराउंडर्स लेते हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेथम परफॉर्मेंस है, ठीक है, और कॉनवे नाम है। एक रन भी है वैसे उनका बड़ा तो, लेकिन बाकी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। और ऑलराउंडर में से जो ऑप्शन है उनका तो मैंने बता ही दिया क्या सीन है। रिपॉन का भी क्या सीन है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन वही है कि आप कितना रिस्क ले पाते हो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, ब्रेसवेल अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे इस मैच के लिए। बैटिंग से तो रिकॉर्ड अच्छे हैं ही, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा है। इसके अलावा निकोल्स बैटिंग से आपको अच्छे दिखते हैं। बड़ा मैच है, देखना पड़ेगा वहाँ पे वो क्या करते हैं। बाकी उनके रिकॉर्ड्स तो अच्छे हैं ही, इस सीज़न में दोनों ही मैच में रन बनाया है। जनता क्या करेगी, जनता ब्रेसवेल रविंद्रा ये कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। रविंद्रा की कोई बॉलिंग गारंटी नहीं है, बाकी बैटिंग से कुछ करे तो करे। और ऊपर से कीपर सेक्शन में लेथम भी अच्छे ऑप्शन है। लेथम निकोल्स बैटिंग प्रायोरिटी आपके लिए वो हो जाएगा, लेकिन दोनों के परफॉर्मेंस अच्छे रहे इस सीजन में, इसे मैं बता रहा हूँ मैं। लेकिन सेफेस्ट मुझे लगता है ब्रेसवेल रविंद्रा ये कॉम्बिनेशन आप करो स्मॉल लीग में तो सही ही होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग कुछ देखना है तो निकोल्स बैटिंग से और बॉलिंग से, स्पेशली ओवरआउट का जिनका रिकॉर्ड्स है। ऑलराउंडर में से रिपॉन को ज़रूर ट्राई करना अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो। छोटी लीग में टीम में रख लेना, वही बड़ी बात होगी। तो शॉर्ट लिस्ट में ब्रेसवेल रविंद्रा सेफेस्ट, निकोल्स थोड़ा अलग देखना है तो, और ओवरआउट का सबसे रिस्की वाले ऑप्शन में से आ जाते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, रिपॉन को बड़ी लीग में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।